जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 11वीं और 12वीं का आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत का जो एक सब्जेक्ट था उसका पेपर हो चुका है। फाइनली हाफ ईयरली एग्जाम हो चुका है और उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम भी काफ़ी अच्छे गए होंगे, मस्त गए होंगे, अच्छे से आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा। चलिए आपके सामने मैं प्रेजेंट कर देता हूं, आपके सामने पेश कर देता हूं इसके आंसर कीज। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है आपके सामने, आप देखेंगे इसमें काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहले 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि सेक्शन 1 के अंदर डिवाइडेड है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको एक एक नंबर का, यानी कि एक एक वर्ड के अंदर आपको आंसर लिखने थे। काफी शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, मैं लेकर आ चुका हूं, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे सामने। ओके, तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई। दोस्तों काफी आसान क्वेश्चन है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969। ओके, 1969 में इसरो की स्थापना हो चुकी थी दोस्तों। और डीप में जाए तो आप देख सकते हैं 15 अगस्त। ओके, 15 अगस्त को इसकी स्थापना हो गई थी इसरो की। ठीक है दोस्तों, इतना सा आंसर लिखना था आपको, एक राइट आंसर था, इसका 1 नंबर का मार्क्स था। चलिए आपके सामने आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन विख्यात था। तो आपने बुक में पढ़ा होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ओके, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिसे क्या कहते हैं, मिल्कमैन ऑफ द इंडिया। ठीक है, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भारत में सूचना क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता था या किसे कहा गया था। ठीक है, तो आपके सामने इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपकी बुक्स में से उठाया गया क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा सैम पित्रोदा। ओके, आपने पढ़ा होगा सैम पित्रोदा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आपको राइट आंसर बता देता हूं मिलान करके। मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सैम पित्रोदा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैम पित्रोदा मैंने लिख दिया है इस प्रकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा सैम पित्रोदा, जो कि कौन था, ये जो राजीव गांधी के सरकार थे उनके सलाहकार थे। ठीक है, राजीव गांधी थे उनके सलाहकार थे, कौन, सैम पित्रोदा। और सैम पित्रोदा को क्या कहते हैं, सूचना का अग्रदूत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रे टॉमिल्सन। ओके, रे टॉमिल्सन, इसका नाम थोड़ा अद्भुत है, मैं आपको बताकर लिख कर बताता हूं आपके सामने, आप देखेंगे रे, इसका राइट आंसर हो जाएगा रे टॉमलिंसन। ओके, रे टॉमलिंसन इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, काफी शॉर्ट क्वेश्चन के 1 वर्ड के रूप में आपके से पूछा गया था कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया। तो ये तो सिंपल था, काफी आसान क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 21 के अंदर, आर्टिकल आप देख सकते हैं, अनुच्छेद कह सकते हैं या आर्टिकल कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं कि आर्टिकल अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 के सेक्शन ए में, ठीक है, आप देख सकते हैं 21 लिखा है मैंने, इसके आगे आप ए और लगा देंगे, इसके अंदर लिखा गया है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 21 में क्या है कि ये वर्णन किया हुआ है कि शिक्षा का अधिकार होगा। ये किस कब लागू हुआ, ये कमेंट करके आप बताएंगे कि ये आर्टिकल शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ। ठीक है, सामने क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि छठा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था। तो दोस्तों ये कानून जो था, जिस वर्ष बना, वो आपको बता दूं कि ये 2005 में बन गया था। ठीक है, यानी कि 2005 में फाइनली रूप से इसको ये बन गया था, रेडी था एक प्रकार से, लेकिन इसको लागू किया था 2006 में। ओके, 2006 में ये स्टेप बाय स्टेप, यानी कि अकॉर्डिंग टू नियम के अनुसार, क्रमानुसार ये 2006 में व्यवस्थित रूप से लागू हो गया था। ठीक है, लेकिन हम बात करें कि ये कानून कब बना था या कब बना था, तो ये 23 अगस्त में बना था। ठीक है, 23 अगस्त 2005 में, 23 अगस्त लिखेंगे आगे, आप देख सकते हैं 23 अगस्त 2005 में ये बन गया था। सातवां क्वेश्चन है कि विनोबा भावे को भूदान आंदोलन के दौरान पहला भूमिदान किस राज्य से प्राप्त हुआ। तो डायरेक्ट आपको राज्य बताऊं तो दोस्तों राज्य हो जाएगा तेलंगाना। ओके, तेलंगाना राज्य से इसको भूदान आंदोलन के लिए जो प्रथम भूदान है वो तेलंगाना राज्य से प्राप्त हुआ। लेकिन इसी के अंदर मैं बताऊं कि भूदान तेलंगाना राज्य के अंतर्गत कौन सा जिला था, उस टाइम की बात कर रहा हूं या अभी भी जिला हो सकता है ये, तो ये नलगोंडा। ठीक है, नलगोंडा जिला है इसका, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने लिखा है नलगोंडा। इसका जो गांव है, किस गांव से इसको भूदान प्राप्त हुआ, तो वो गांव हो जाएगा दोस्तों आपके सामने है कि गांव का नाम है पोंचमल्ली। ठीक है, पोंचमल्ली इस गांव का नाम था, गांव से इनको भूदान प्राप्त हुआ।
काफी आसान इजी क्वेश्चन था, काफी शॉर्ट में था, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, हर बार आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था? तो दोस्तों ये तो काफी चर्चा का विषय है, आपको ये तो पता ही होगा, आर्टिकल 370, ठीक है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हटा दिया था। लेकिन इससे पहले जो बात करते थे, जिस टाइम ये लागू हुआ था, उस टाइम क्या था कि आर्टिकल 35 में, आर्टिकल आप देख सकते हैं 35A के अंतर्गत इस राज्य को अलग से विशेष सुविधाएं प्राप्त थी, ठीक है, जो कि बाद में इसको आर्टिकल 370 में वर्णित किया गया था। इसमें इस प्रकार का प्रावधान था जो कि जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल रूप से था, जिसे विशेष राज्य का दर्जा प्रदान था। लेकिन ये बाद में इसे कैंसिल कर दिया गया भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, श्वेत क्रांति से क्या तात्पर्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर जी बिल्कुल आपके सामने सीधा ही पड़ा, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित था। यानी कि भारत देश के अंदर दूध उत्पादन, यानी कि भारत के अंदर दूध उत्पादन के लिए आंदोलन चल रहे थे, जो कि किसके नेतृत्व में चल रहे थे? वो की था डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ओके, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के अकॉर्डिंग, उनके नेतृत्व में ही ये सारा आंदोलन चला था और उनके नेतृत्व में था। बस इतना सा आपको राइट आंसर लिखना था, जिसके 2 नंबर आपको मिल जाने थे। इसी प्रकार आपको बता देता हूं कि बार्क का क्या नाम है। बार्क का पूरा नाम आपको बता देता हूं, आपने पढ़ा होगा, काफी आसान नाम है, बांबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ओके, बांबा ए पर आ जाएगा एटॉमिक, ओके, ए पे आएगा एटॉमिक, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ओके, आर पे हो जाएगा रिसर्च और सी पे हो जाएगा सेंटर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बांबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और इसका जो आप चाहें तो इसका हेडक्वार्टर जो था वो मुंबई में था, ठीक है, मुंबई में आप लिख सकते हैं, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर था। ओके, तो ये था इसका काफी आसान सा क्वेश्चन। इसके बाद आप देख सकते हैं डीबीटी क्या था। डीबीटी दोस्तों आप देख सकते हैं कि डीबीटी का फुल फॉर्म, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म थी, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। यानी कि सरकार के द्वारा जो भी फैसिलिटी, सुविधाएं, योजनाओं के थ्रू जो भी योजनाएं थी, उनके द्वारा जो भी सुविधाएं मिल रही थी, वो डायरेक्ट जनता के पास सीधा पहुंच जाए, ठीक है, यानी कि बिना किसी बिचौलियों के, या हम कह सकते हैं कि यानी कि भ्रष्टाचार को, इनको खत्म करने के लिए, यानी कि डायरेक्ट जो भी, अगर मान लीजिए जैसे सरकार पैसे दे रही है तो वो डायरेक्ट उनके खाते में जानी चाहिए, यानी कि बिचौलियों का इसमें कोई खत्म नहीं होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए, यानी कि भ्रष्टाचार को नष्ट करने के लिए जो कि सब्सिडी और जितने भी लाभ मिल रहे थे वो लाभार्थियों के सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाए। यानी कि आप समझ सकते हैं ना कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि जो भी सुविधा है वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचा दी जाए, यही इसके बारे में लिखना था। आगे देख सकते हैं कि गरीबी रेखा को परिभाषित कीजिए। तो आप देख सकते हैं गरीबी रेखा किसे कहेंगे दोस्तों, मैं बता दूं, नॉर्मल सी की बात है कि जिस व्यक्ति के पास अगर रोटी कपड़ा मकान की फैसिलिटी या सुविधा नहीं है तो वो एक गरीब है। जिसके पास ये सुविधा है, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, अपना मकान है, रोटी के लिए यानी कि खाने पीने की व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है, और उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, तो वो एक गरीब नहीं माना जाएगा। हमारे देश में एक सिस्टम है, लेकिन ये एक प्रकार का गरीबी है, लेकिन हम पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग तो बहुत अमीर बैठे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही था, ठीक है। तो आप, मैं इसको थोड़ा हिंदी में और भी बताना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कोई भी व्यक्ति, कोई परिवार न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास, आवास यानी कि वही मैंने बताया जैसे कि मकान हो गया, घर हो गया, को पूरा कर सकता है या नहीं, उसी को हम गरीब या बिना गरीब कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थे 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आपके सामने और भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, ये देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि ताशकंद घोषणा पर कब और किसने हस्ताक्षर किए, है ना। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। ताशकंद घोषणा पर जो हस्ताक्षर हुए दोस्तों वो थे 1966 में। ओके, 1966 में आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन मेन मुद्दा है कि किन के बीच हुए। तो दोस्तों बता दूं, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए थे, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं और अच्छे से बता देता हूँ, इधर तो है इंडिया, ओके, इंडिया, इधर है पाकिस्तान। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है कौन है? अयूब खान पाकिस्तान का राष्ट्रपति था, और भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। ओके, लाल बहादुर शास्त्री, इनके बीच में ये जो समझौता हुआ, ठीक है। कौन सा समझौता? ताशकंद समझौता, या घोषणा भी कह सकते हैं या समझौता भी कह सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि सिंधु जल संधि कब और किन के बीच हुई। काफी आसान क्वेश्चन दोस्तों, ये भी सेम टू सेम उसी प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई। इधर इंडिया है दोस्तों, इंडिया आप देख सकते हैं, इधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान के बीच में हुई थी, कब हुई थी? 1960 में हुई थी, ठीक है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुई थी, ठीक है। यानी कि विश्व बैंक के मध्यस्थता में ये घोषणा हुई थी, ठीक है। कौन सी?
घोषणा नहीं, ये सिंधु जल संधि हुई थी, ठीक है। इसी प्रकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी, दोस्तों एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, इसको काफी आसान है, इसमें भी कुछ नहीं आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, यानी कि पूर्व की ओर देखना, ठीक है। ईस्ट यानी कि पूर्व, यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई जितने देश हैं, जैसे मान लीजिए जापान हो गया, ठीक है, आप देख सकते हैं जापान, सिंगापुर, वियतनाम, ठीक है, वियतनाम, इंडोनेशिया, जो भी हमारे पूर्व में स्थित थे एशियाई जितने देश थे, उनके साथ अच्छे संबंध बनाना, जैसे आर्थिक रिलेशनशिप मजबूत करना, सांस्कृतिक संबंध मजबूत करना, इसी के साथ पॉलिटिकल रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए हमने एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी का व्यवस्था की थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। उदारीकरण आप एक इस प्रकार समझते हैं कि सरकार जैसे हमारे देश के अंदर जितने भी उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी व्यवसाय हैं, उन पर टैक्स लगाती थी, ठीक है। तो सरकार उस पर टैक्स ना लगाकर उनको यानी कि स्वतंत्रता रूप से कार्य करने का एक सिस्टम प्रदान कर दिया। तो उदारीकरण उसे कहते हैं, सरकार का जो नियंत्रण था उसको कम कर दिया, और जो व्यापार है, जैसे उद्योग है, बिजनेस है, वो काफी चढ़ाई करने लगे, उनकी कंपटीशन जो प्रतिस्पर्धा है वो काफी बढ़ गई, जो निजी निवेश यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था वो काफी बढ़ गया, क्योंकि सरकार टैक्स लेती थी पहले, वो टैक्स फ्री हो गया, तो अब काम काफी आसान हो गया था। इसी को हम क्या कहते हैं, उदारीकरण की नीति कहते हैं, ठीक है। यानी कि सरकार जनता के जो जितनी भी जनता है जो बिजनेस करती है, उद्योग धंधे हैं या उद्योगपतियों को, उनके प्रति उदारीकरण का नीति अपनाई, ठीक है। इसी प्रकार काफी आसान क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सीख लिया होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मंडल आयोग, काफी आसान क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं, इसको ही आप कर सकते हैं। मंडल आयोग यानी कि ओबीसी वालों के लिए था, ओबीसी के लिए, जैसे उनको अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है, इनके लिए विशेष रूप से प्रावधान बनाए गए थे, ठीक है, इस मंडल आयोग के अंतर्गत। इसमें पहला तो यही था कि जो सरकारी नौकरियां उनमें इनको 27% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इससे कई और भी मुद्दे थे, वो 3-4 पॉइंट में आपको लिखना था। और इसी के साथ आप देख सकते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, 2000, यानी कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, ये 2009 में लागू हुआ था, 2009 में लागू हुआ था। इसके अंतर्गत क्या था कि 6 से लेकर 14 साल के जितने बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, और उनको अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, निःशुल्क के साथ अनिवार्य, यानी कि ये शिक्षा बहुत जरूरी है। तो ये उनका अधिकार है, हमारा अधिकार है, यानी कि एक प्रकार से। सेवा कर क्या है, यानी कि सर्विस टैक्स, यानी कि कोई सर्विस कर रहा है कोई इंडिया के अंदर, वो हो गया, ठीक है। हरित क्रांति, ये जो फसलों के ऊपर था, इसके ऊपर काफी अच्छे से टिप्पणी करनी थी। और स्वच्छ भारत मिशन पर टिप्पणी लिखनी थी, काफी आसान क्वेश्चन है। और ये पंचशील समझौता, ठीक है, ये हर बार क्वेश्चन में आता है, ठीक है, हर बार ये क्वेश्चन में आता है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन थे। इस प्रकार आपके सामने मैं इनको सभी को एक्सप्लेन करूंगा तो सारी वीडियो लंबी बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी मैंने आपको बताया काफी आसानी से आपने इनको समझा होगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट वाले जितने भी आंसर थे वो मिल गए हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे खास टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।